ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू जो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था टॉपिक, दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग इन लास्ट क्लास। वी हैव स्टडीड हाउ द ऑक्सीजन इज मेड इन द लैबोरेटरी एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ऑक्साइड से आप तैयार कर सकते हो, सॉल्ट से आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। बच्चों आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक जो है ऑक्सीजन का, उसको हम पूरा करेंगे आज। और रिमेनिंग टॉपिक में उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी कि वो मेटल्स से एंड एयर से एंड डिफरेंट अदर केमिकल्स से वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ऑल पार्ट वी विल सी इन टुडेज क्लास। ओके, तो बच्चों हम शुरू करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आज की क्लास जो है वो पिछली क्लास के आगे वाला पार्ट आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। एंड सिंस वी नो दैट की प्रॉपर्टीज बच्चों जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, फिर बाद में हम मूव करेंगे टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे शुरुआत, ठीक है, पॉइंट वाइज जाऊंगा मैं। बच्चों जब आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो पहले आपको जानने का मन करता है कि भाई वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो दिखने की अगर हम बात करें बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें हम उसका बेसिक अपीयरेंस की बात करते हैं। तो बेसिक अपीयरेंस इज कलरलेस। ऑक्सीजन वाली गैस में ना तो कोई कलर है, ना ही कोई वहाँ पे ओडर है, और ना ही वहाँ पे कोई टेस्ट है। देयर इज नो ओडर, देयर इज नो कलर एंड देयर इज नो टेस्ट। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एट द वेरी बिगिनिंग इज इट इज नो ओडर, नो कलर, नो टेस्ट, फर्स्ट। सेकेंड जो दूसरी बात हमें करनी है बच्चों वो ये होता है कि इट इज समवट हैवियर दैन द एयर। बच्चों इट इज हैवियर दैन द एयर, ये पॉइंट आप ठीक है नोट कर लीजिए, आपको उसको आइडिया होगा कि ये हैवी कैसे होती है, हैवियर दैन एयर। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर आपको मैं इसका आइडिया बताऊं कि कैसे हैवी होती है, तो बच्चा आपको पता है कि 79% जो है एयर में वो N2 गैस होती है, और N2 का वेट होता है 14, और O2 गैस जो है वो 21% के आसपास होती है, और O2 का वेट है 16। और यू कैन से लाइक अगर आप मॉलिक्यूल की बात करो तो N2 का मॉलिक्यूल जो है वो 28 ग्राम का होता है, और O2 का मॉलिक्यूल जो है वो 32 ग्राम का होता है, बिकॉज O2 16, एक तो 2 के 32 होगा वेट। तो बच्चों जब मेजर पोर्शन का जो वेट है वो तो 28 है, और जो अपनी O2 जो गैस है उसका वेट 32 होता है, तो बच्चों एवरेज निकाले वेट जो है वो 32 से कम आता है। Average weight of the complete air is less than 32, and that is why oxygen is somewhat heavier than the atmospheric air. खैर ये बात हो गई। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इट इज सोल्यूबल इन वाटर में बच्चों सोल्यूबल होती है ऑक्सीजन गैस। ये आपको इसका आइडिया होगा पहले से, और या फिर जान लो भी यहाँ पे। एंड क्योंकि अच्छा ये बताने का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों कि अगर मान लो आपके पास में कहीं पे अगर ऑक्सीजन आपने लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एंड दिस कॉन्सेप्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। बच्चों क्या होता है कि जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी के अंदर में, और उस पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं उनके रेस्पिरेशंस के लिए और उनके जिंदा रहने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया हाँ ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रॉपर्टी एक हो गई। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि एक और आपको जानना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो अल्कलाइन पायरोग्लोल में भी सोल्यूबल होता है। इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन अल्कलाइन पायरोग्लोल, इसमें सोल्यूबल है, पानी में भी सोल्यूबल है, और अल्कलाइन पायरोग्लोल में भी सोल्यूबल है बच्चों। ये हो गई 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों वो होती है कि इसको लिक्विफाई भी, मतलब अगर मान लो आप चाहते हो कि ऑक्सीजन गैस को हम गैस में से कूल करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, और फिर लिक्विड को और कूल करके उसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए आपको उसको कूलिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपने इसको डालना पड़ेगा। तो बच्चों कूलिंग इसका अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होता है जहाँ पर वो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट जो है जहाँ पर ये सॉलिड ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन में, वो होता है इसका -218
218 होता है कि शायद 218 ही होता है, एक बार आप चेक कर लो बुक में। तो बच्चों ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बच्चों कोई कलर तो इसमें होता नहीं, बट जब इसको आप जब कूल कर लेते हो और जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो बच्चों ये हल्का सा जो है ना ब्लूइश कलर का हो जाता है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू कूल इट एंड व्हेन इट बिकम्स लिक्विड देन इट गेन्स अ ब्लू कलर, अ समवॉट ब्लू कलर, नॉट दैट मच बट अ फेंट ब्लू कलर इट विल गेन। खैर ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। बच्चों क्या होता है कि क्योंकि इवन दो अपने ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के अंदर में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 गैस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एज MOT यानी होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब बच्चों ये होता है कि ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट को, और मतलब ये बहुत ही लेस एक्सटेंड तक होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी लिटिल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत छोटी सी इसमें होती है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एंड इट बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसीलिए क्या होता है कि हाँ बाय दी MOT इट प्रूव्स दैट कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इस तरीके से ये बिहेव करता है। ठीक है, ये बात पढ़ ली आपने। और खैर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बच्चों इन ऑक्सीजन वी सी, मतलब क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे तो बच्चों क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेन टॉपिक क्या आता है कि एलोट्रॉपी प्रेजेंट है या नहीं इसमें। तो यस, ऑक्सीजन डू शो एलोट्रॉपी, कई डिफरेंट फॉर्म शो करता है। सो इट पजेस एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मतलब होता है बच्चों कि एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यस इट पजेस एलोट्रॉपी, एंड इसके जो अलग अलग फॉर्म जो होते हैं उसमें बच्चों ऐसा बोलते हैं कि इसका एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन जो होगा, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन जो इसका होता है दैट इज अप टू ओजोन। तो बच्चों ये डिफरेंट फॉर्म में जाके ओजोन फॉर्म कर लेता है, ऑक्सीजन ही है बट वो अलग फॉर्म में जाके ओजोन फॉर्म कर लेता है। और इट एग्जिस्ट इनटू 3 डिफरेंट आइसोटोप्स। तो इसके 3 आइसोटोप जो है वो नेचर में अवेलेबल है, 1 2 3। पहला जो हम जानते हैं कि वो 860 मतलब 8 एटॉमिक नंबर रहेगा इसका, और उसका एटॉमिक वेट रहेगा 16। दूसरा होता है बच्चों 17 जिसका वेट रहता है 17, और तीसरा वाला होता है O18। इसमें से बच्चों मेजर जो है वो O16 ही होता है नेचर में। इट इज सेज दैट कि ऑक्सीजन 16 जो है 99.8% तक मिलता है एटमॉस्फियर में, एंड इसमें से ये 17 बहुत कम मिलता है, 0.04% मिलता है, और ऑक्सीजन 18 जो है 0.2% मिलता है। तो इस तरीके से ये मतलब 3 आइसोटोप में प्रेजेंट होता है नेचर में। बच्चों इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसकी, जैसे कि ऑक्सीजन जो है बच्चों यहाँ पर, हाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊँ आपको कि ऑक्सीजन जो है बच्चों देखो 2 अलग अलग टर्म्स होती है इन केस ऑफ बर्निंग। जब हम बच्चों किसी को जलाने की बात करते हैं तो 2 बातें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। एक तो बच्चों क्या होता है कि एक एलिमेंट या तो कंबस्टिबल हो सकता है ना, मतलब कि या तो खुद अपने आप जल जाए, है ना, और या तो फिर वो सपोर्ट करे कंबशन को। 2 चीज़ें होती है, सपोर्ट कंबशन। तो बच्चों आपको ये बात मतलब यहाँ इस टॉपिक पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टिबल भी होता है। सो दैट इज रॉन्ग। ऑक्सीजन कभी अपने आप से नहीं जल सकता, बट ऑब्वियस सी बात है इट सपोर्ट्स कंबशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टिबल, इट कैनॉट बर्न ऑन इट ओन, अपने आप वो जल नहीं सकता, बट जैसे ही वो आग के पास जाएगा तो आग को बढ़ा देगा, और बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ाएगा एकदम। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है ये, आप लोग जानते ही हो कि ऑक्सीजन जो है इट इज़ वेरी रिएक्टिव।
रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये तो मतलब रिएक्शन शो करता है टुवर्ड्स एवरी मेटल एंड टुवर्ड्स एवरी नॉन मेटल। तो इट रिएक्ट्स विद एवरी मेटल, हर मेटल से रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट जो नोबल मेटल्स जो हैं, जो कुछ नोबल मेटल्स होते हैं, मतलब सिल्वर गोल्ड हो गया, उन सब से रिएक्ट नहीं करता। एवरी मेटल से रिएक्ट करता है एक्सेप्ट, थोड़ा पॉइंट बराबर से नोट कर लो, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, उनसे ये रिएक्ट नहीं करता। और इसके बाद में इट रिएक्ट विद एवरी नॉन मेटल, एवरी नॉन मेटल जो होता है उससे भी रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है उन सब से। नोबल गैसेस, यू कैन से नोबल मेटल्स और नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट जीरो ग्रुप एलिमेंट से, इनसे रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी सबसे रिएक्ट कर जाता है, एवरी एलिमेंट। एंड बच्चों क्या होता है कि और जब भी आप बच्चों, अच्छा, इन एवरी रिएक्शन, अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में, अगर इन एवरी रिएक्शन कहीं भी अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाओगे तो ऑक्सीजन का उसमें बिहेवियर जो होता है वो होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है आगे वाले एलिमेंट से। पर आपको पता है बच्चों कि मैं ये पॉइंट है कि नोट करता हूँ एक बार, इन एवरी रिएक्शन ऑक्सीजन जो है इसका रोल होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रोल होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चों क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मैं किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल को ऐसा बोलता हूँ कि वो बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो दैट इज व्हाई इट गेन्स इलेक्ट्रॉन वेरी क्विकली, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड यू कैन लाइक इन ब्रैकेट टेल्स की इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसा नोट भी कर सकते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये थी कुछ रिएक्शंस, मतलब ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक पेज की तो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल वाली प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इतने शानदार एलिमेंट की इतनी शानदार प्रॉपर्टीज पढ़ने, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब समय आ चुका है बच्चों कि हम इतने ही शानदार एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लें। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। 3 डिफरेंट टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी आपको। एक तो पढ़नी होगी विद द मेटल्स, दूसरी पढ़नी होगी विद द नॉन मेटल्स, और तीसरी पढ़नी होगी विद द जनरल कंपाउंड्स, विद द कंपाउंड्स, और सिंपली सेज दैट। तो पहले शुरू करते हैं कि भैया द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन विद द नॉर्मल मेटल्स कैसे होती हैं इसकी रिएक्शंस। तो बच्चों क्या होता है कि जब मेटल्स से, एक मिनट मैं हेडिंग लगा दूं, यहाँ पे हेडिंग है कि ओ माय गॉड, रिएक्शन विद मेटल्स। आप भी प्रॉपर हेडिंग लगाइए, थोड़ी राइटिंग मेरी बेकार है बट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में बच्चों जो है 3 डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। मेटल्स में 3 रिएक्शंस, 3 टाइप और होते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रिएक्शन देखने वाले, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से रिलैक्स। तो मेटल्स में जो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है, तो ये फर्स्ट टाइप में हमें जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स जो हैं, इनको हम रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में लाते हैं, है ना। तो जब भी एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे तो ये अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है, इसी में से हम किसी की बात कर रहे होंगे। तो पहला वाला जो पॉइंट है जिसमें मुझे डिस्कस करना है कि जब ये एक्टिव मेटल्स से रिएक्ट करेंगे, व्हेन you have active metals reacting with the oxygen, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों क्या बनेगा, उम्मीद कर सकते हो आप लोग, तो उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्टिव मेटल्स लोगे तो उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, वो इसमें नई बात तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी खास बात यहाँ पर ये है जो आपको मालूम चलेगी। देखो मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 टाइम्स ऑफ Na लिया मैंने और रिएक्ट किया विद द ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करेगा इसका ऑक्साइड, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस इनटू कर दो तो बन जाएगा आपका Na2O बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2O। इसका ऑक्साइड्स फॉर्म कर लिया। अब मान लो मैंने कैल्शियम से रिएक्ट कर दिया इसको, तो इसने मतलब कैल्शियम का 2 मोल, 2 एटॉमिक, कैल्शियम एटम का 2 मोल लूंगा और 1 मोल लूंगा ऑक्सीजन का, तो ये बना देगा 2 मोल्स ऑफ CaO। अब कमाल की बात शुरू होती है। खैर बात ये थी कि भैया एक्टिव मेटल्स लोगे, ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, लेकिन
कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और एटसेट्रा, 2-3 और होंगे। तो मेजरली इसको याद कर लो कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अगर आपको कहीं मिलते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन, तो ये इवन और एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन के। तो क्या उम्मीद थी कि भैया इसने दो Na के एटम्स ने एक ऑक्सीजन के एटम को खा लिया, अब और नहीं खा पाएगा, पेट भर गया इसका। लेकिन नहीं, दिस गो ऑन फर्दर ऑक्सीडाइजिंग दी सोडियम। तो बच्चों ये जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है ये आगे परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी फॉर्म करेंगे। इसके कहानी का मतलब ये था। अच्छा, अब ये कैसे होने वाला है वो देखते हैं एक बार जरा। तो ये सोडियम, रुबिडियम जो है ये फॉर्म करते हैं परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। आप भी ऐसे डैश करके नोट कर लीजिए कि भैया परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं। अब कैसे होगा, मान लो मैंने लिया है मेटल्स, सिंपल इस पर रिएक्शन हो रहा है O2 का। ये अगर आम इंसान है, अगर ये आम मेटल है तो ये फॉर्म कर लेगा नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल ऑक्साइड। गरीबों का ऑक्साइड जो आम का एलिमेंट फॉर्म करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Li2O फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल Li2O ऐसा फॉर्म करता है, वैसे नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया इसने, सॉरी। देन O2 का इस पे और ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एटम जो है वो इस पे रिएक्ट करना चाहेगा, एंड देन इट विल ट्राई टू फॉर्म M2O2 दैट इट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड। भैया इसको बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड। Na2O2 फॉर्म करेगा और इसके बाद और O2 को इसमें ऐड करोगे तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तब अब सिर्फ एक ही एटम रहेगा मेटल का और 2 एटम यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीजन के। दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। बी वेरी वेरी केयरफुल, बता रहा हूँ तो जानकारी को याद कर लो। तो ये फॉर्म करते मेजरली CO2 फॉर्म करता है, रुबिडियम फॉर्म करता है और सीजियम CSO2 फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट फॉर्म करते हैं पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन थी विद द एक्टिव मेटल्स। अब दूसरे टाइप के मेटल से बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के मेटल्स जो होते हैं बच्चों, जो बहुत ही आम, मतलब ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस थी, ये सेकंड वाली रिएक्शंस यहाँ पढ़ लो। जैसे मान लो कि आपने मैग्नीशियम जैसा कोई मैग्नीशियम को लिया अगर आपने, तो वो उससे रिएक्ट करके बना देगा, क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। 2 एटम ले लो यहाँ पे इसके, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO। तो सिंपल रिएक्शन जो होती है, एकदम सिंपल बेसिक वाली रिएक्शन, वो सेकेंड टाइप में रहती है। थर्ड टाइप में जो रिएक्शन आती हैं वो होती हैं ऑफ दी हायर मेटल। जैसे मान लो कि यार आपने अगर Fe या को लिया या फिर आपने एल्यूमिनियम को लिया, ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे मेटल्स की रिएक्शन पढ़नी होती है आपने। तो बच्चों ये रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन एंड दे विल फॉर्म दी कंपाउंड ऑन हीटिंग। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा इसको। तो ठीक है, मान लो कि आपने ये दोनों, अगर आपको इन दोनों मेटल्स के बारे में पढ़ना है तो आपको 4 एटम जो हैं वो एल्यूमिनियम के लेने पड़ते हैं और यहाँ पर आप 3 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोगे 3 मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ Al2O3। और मान लो अगर आप सेम अगर 4 एटम लोगे आयरन के, तो ये भी जो है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेगा एंड इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2O3। तो इस तरीके से ये मेटल्स से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। देख लिया आपने, एक्टिव मेटल्स हो गए, कॉमन मेटल्स हो गए, देन सम हायर मेटल्स भी हो गए जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम हो गए। तो इतने मेटल से ये रिएक्ट करता है। ये हो गई मेटल्स की रिएक्शन की बात। अगला होगा बच्चों विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो मैं कॉपी को टर्न कर लेता हूँ फटाफट। यस, दिख रहा है कैमरा में? यस, डन डन डन, वेरी गुड, शाबाश। बच्चों नेक्स्ट जो है, सेकंड जो रिएक्शंस की आती हैं वो होती हैं रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में यस तो बच्चों अब यहाँ पर दो, मतलब एटलीस्ट कुछ 4-5 एलिमेंट होंगे, इससे आपको रिएक्शन देखना होगा। देयर आर 5 फेमस, 5 जो है सबसे फेमस नॉन मेटल्स से रिएक्शन है ऑक्सीजन की। उतना कर लिया तो लाइव जिंगल अल्लाह, बस इतना ही कहना चाहूँगा। लेट्स प्रोसीड। एक कॉमन चीज़ मैं अनाउंस कर दूँ पहले बच्चों कि क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो बच्चों नॉन मेटल्स जब आप कोई दूसरा आगे से नॉन मेटल लेके आओगे
तो उससे रिएक्शन तो ये शो करेगा, लेकिन उसमें आपको आपकी नानी याद आ रहेगी। वो कैसे? क्योंकि कंडीशंस बहुत मुश्किल होती है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर इट रिक्वायर्स टू मेक रिएक्ट विद दी अदर नॉन मेटल। समझ रहे हो? इन आसान भाषा में क्या होगा, अगर मैं गरीबों की भाषा यूज करूं, तो जो नॉन मेटल से जब रिएक्ट करवाओगे तो हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक विद दी हाइड्रोजन। सबसे प्यारा कंपाउंड जो दुनिया का होता है H2O, है ना। पानी देखा आपने? पानी कभी देखा पानी जिंदगी में? तो बच्चों वाटर कैसे जब फॉर्म होता है, जब आप H2 से रिएक्ट करोगे O2 को, बहुत सिंपल सी रिएक्शन दिखती है कि भैया दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 के ले लो, एक मॉलिक्यूल O2 का ले लो भैया, और सिंपल 2 H2 बन जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों। वैसे आज की डेट में भी H2 की पोजीशन तो कंफर्म नहीं किसी को भी, बट H2 को हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो नॉर्मल है हियर। अच्छा, तो दिक्कत ये होती है कि बच्चों की ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन में बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। 1073 केल्विन, 1073 केल्विन, और यू कैन से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा। या फिर यू नीड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अदरवाइज यू नीड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब कि करंट को आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव सीन द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा होता है विद द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है, जिसको हम देखते हैं कि भैया ये साथ में प्रेजेंट होता है इसके अपने एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में। बच्चों N2 से तो रिएक्ट करने में हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूछो मत। अगर आपने N2 को O2 से रिएक्ट करवा दिया तो ये तो फॉर्म कर लेगा भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO फॉर्म कर लेगा। नाम में इसका जानते हो कि नाइट्रोजन होता है, इसका नाम होता है ऑक्सीजन। इसका नाम रहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चों इसका नाम रहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है ना, वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 3273 केल्विन। खतरनाक टेम्परेचर। देखो अब बच्चों मैं क्या बोलूँ, बताओ कर पाओगे? इतना नहीं हो पाएगा। मैं जैसे आपको एक सिंपली दूंगा आइडिया कि जो बच्चों आप लोग जो गैस पर जो फ्लेम यूज़ करते हो ना, जो सिलेंडर की गैस जो होती है, जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर जो है वो 2800 डिग्री होता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और यू कैन से कि इस टेम्परेचर पे आके ये रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। खैर, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा जो नॉन मेटल जो है वो होता है सल्फर। बच्चों अगर आप सल्फर से रिएक्ट करवाओगे इसको, तो सल्फर से रिएक्ट कर जाएगा, ये इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, बट फिर भी इसको हीट तो करना पड़ेगा, एंड इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 फॉर्म करेगा। SO2 का फॉर्म नाम जो होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। देन तीसरी की बात कर लेता, तीसरा जो नॉन मेटल है वो होता है कार्बन। कार्बन बिहेव्स एज ए नॉन मेटल। इससे रिएक्ट करोगे तो कार्बन से रिएक्ट करने में दो अलग अलग रिएक्शन होगी। अगर मान लो बच्चों आपने कार्बन ले लिया है, यू हैव टेकन कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा नहीं लिया आपने। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू दी लिमिटेड अकाउंट। अगर आपने लिमिटेड क्वांटिटी में थोड़ा बहुत ही अगर आपने ऑक्सीजन ले रखा है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब 1 ग्राम कार्बन लिया और एक बाल्टी भर के उसमें ऑक्सीजन डाल दिया आपने, इसको बोलते हैं एक्सेस। अगर आपने एक्सेस में नहीं लिया है, अगर आपने लिमिटेड लिया है, तो उस केस में बनता है CO। CO इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड। शायद नाम पता होगा आप लोग उसका, नाम नहीं पता तो नाम याद कर लो। जो भी नाम बता रहा हूँ कंपाउंड के, आपको लाइफ टाइम याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड इस कंपाउंड, ये बनता है कंपाउंड। बट लेकिन अगर मान लो आपने ऑक्सीजन जो है अगर आपने ये एक्सेस में लिया, तो ये इसकी सेकेंड स्टेप भी क्रॉस कर जाएगा। इट विल फॉर्म दी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। ये भी हो गया। अब समझते हैं हमारे आखिरी जो नॉन मेटल हमारे कोर्स में है, दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस से रिएक्ट करके बच्चों ये फॉर्म कर लेता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो रिएक्शन होगा इस तरीके से, P4 लोगे, 5O2 लोगे, दिस विल रिएक्ट एंड फॉर्म P4O10। दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस। अच्छा, यहाँ बच्चों हर जगह पे हीट करना पड़ेगा, देयर इज हीट इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। नॉन मेटल लिया है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही होता है, तो देयरफॉर रिएक्शन इज समवट डिफिकल्ट। यू हैव टू यूज द हीट एनर्जी एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपने हीट किया,
और ये बन जाएगा आपका फॉस्फरस पेंटॉक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्शंस थी बच्चों विद नॉर्मेटल्स। ओके, तो अब ये तो कर लिया आपने, अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरी रिएक्शन जो होती है जब हम बाकी कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखो थर्ड वाली रिएक्शन, अब देखो मेटल्स तो हो गए, नॉन मेटल्स भी हो गए, तीसरा होता है विद दी अदर कंपाउंड्स, ठीक है। विद अदर कंपाउंड्स, नाम देख लो इसका, विद अदर कंपाउंड्स, और यू कैन सिंपली कॉल्ड अदर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों अब इसमें क्या होता है कि पहली बात यहाँ जान लो कि भैया ऑक्सीजन किससे किससे मतलब और किन कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है। तो मेजर रोल ऑक्सीजन का जो है वो होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि ऑक्सीजन को तो भैया हर जगह पे जाना है इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, तो वो एक्ट कर, उसका नेचर होगा एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और बच्चों की कई सारे कंपाउंड जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है या उनमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है ना। ऑक्सीजन जो है वो खुद अपने आप को कहीं पे ऐड कर लेगा, सीधी बात है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस आपको 4-5 रिएक्शन आएंगे सिलेबस में, अगर मैं गिन के कहूँ तो 6 रिएक्शन आएंगे आपको, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये जानलेवा इंपॉर्टेंट है। कैसी है? जानलेवा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी द 6 रिएक्शंस। तो वजह से फर्स्ट रिएक्शन जो आएगी आपको वो होती है विद द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मान लो बच्चों आपने अगर 2 मोल्स ऑफ NO लिया हुआ है और आपने इसमें अगर बच्चों O2 को ऐड किया तो ये फॉर्म कर देता है NO2 फॉर्म कर देता है। तो एक रिएक्शन तो ये होती है। अब बच्चों पहले मैं एक मतलब इसके पहले मैं आगे रिएक्शंस लिखूं, मैं बहुत क्लियरली आपको वार्न कर दूं कि अगली जो 3 रिएक्शंस आने वाली हैं ये 3 रिएक्शंस अपने आप में 3 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। तो वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज ध्यान देना बच्चों। ये रिएक्शन जो अगली सेकेंड रिएक्शन जो है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, आप 4 मोल्स ऑफ HCl लोगे और इस 4 मोल ऑफ HCl में आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का ऐड करोगे और यहाँ पर आप लोगे 700 केल्विन टेम्परेचर, 700 केल्विन टेम्परेचर, एंड यू यूज CuCl2 एज ए कैटलिस्ट। दिस विल गिव यू गाइस ट्वाइस ऑफ H2O एंड प्लस Cl2 मॉलिक्यूल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या बोलोगे आप? तो बच्चों दिस इज दी डीकॉन्स प्रोसेस। ये डीकॉन्स प्रोसेस की रिएक्शन है। डीकॉन्स प्रोसेस जो है इसको यूज किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस ऑन दी कमर्शियल लेवल। अगर आपको लार्ज स्केल में Cl2 को प्रोड्यूस करना है तो आपको ये रिएक्शन को यूज करना पड़ता है, ठीक है। चैप्टर 1 मतलब इस पर एक बहुत बड़ा आगे टॉपिक भी आएगा डीकॉन्स प्रोसेस नाम से, जो पढ़ना होगा आपको। ये एक होगा रिएक्शन नंबर 3। बच्चों ये रिएक्शन जो होती है इसको देख लो। अगर आप 4 मोल्स ऑफ अमोनिया को लोगे, यू टेक 4 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड यू टेक 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल मतलब इसमें कंडीशन भी कुछ होती है बच्चों। यहाँ पर आप 1073 केल्विन मतलब कि 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करोगे और साथ में यू विल टेक प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट, देन you will get 4 moles of molecules of NO and you will get plus 6 molecules of H2O. This is ये important क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो है ये है आपकी ऑसवाल्ड प्रोसेस। बच्चों अगर आपको याद होगा पिछली कुछ क्लास पहले मैंने आपको सिखाया था कि मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पर एक काम आया था। बीच में एक स्टेप ये भी थी कि जहाँ पे आप अमोनिया से कन्वर्ट कर दो इनटू दी नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये जिस स्टेप में बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस। उसका एक पार्ट ये भी है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन को हम यूज करते हैं ऑन द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डोंट बी इग्नोरेंट फॉर दिस रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज फोर्थ रिएक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अगर आपने मान लो 2 मोल्स ऑफ SO2 को लिया है और इसमें आपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड किया एट द टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन, कितना 723 केल्विन, एंड यू हैव गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, O3, 2 मॉलिक्यूल्स आपको ओजोन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बच्चों आपको, एंड दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा सॉरी यहाँ पर बनेगा आपका 2 मोल ऑफ SO3 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों जस्ट शायद अगली क्लास में फिर अगली क्लास में टॉपिक आएगा सल्फर,
तो सल्फर के जो कंपाउंड है उसमें कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड को कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए। सो इन दैट प्रोसेस वी यूज दिस स्टेप। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तीनों अपने आप में अलग अलग क्लास बन सकती है, लेकिन टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे इसको। तो खैर, तो ये रिएक्शंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बाकी कंपाउंड में यूज़ करते हैं। देन इसके बाद कुछ और रिएक्शंस भी हैं। समझ लो बच्चों, अगर आप मान लो कि आपने जिंक सल्फाइड जो होता है, जिंक सल्फाइड जो है ZnS, बच्चों मुझे बताओ कि कमेंट बताओ कि आपने कहाँ यूज़ किया इसको, जिंक सल्फाइड को। इसके पहले मैं हिंट दूंगा आपको, इन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ किया था अपन ने। तो बच्चों को मान लो कि अगर आपने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक सल्फाइड लिया, उसको आपने अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा दिया है, तो ये फॉर्म कर लेगा बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnO फॉर्म करेगा और प्लस 2 मोल ऑफ SO2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। ये हो गई बच्चों। इसके बाद की जो 6 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बच्चों, अच्छा ये जो 6 रिएक्शन जो है, ये मैं क्या बोलूँ आपको, जान दो, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों मान लो अगर आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, CX और HY फॉर्मूला है, इट इज अननोन हाइड्रोकार्बन, यू डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे एज्यूम करते हैं कि कुछ उसमें कार्बन के आइटम है और उसमें कुछ Y उसमें हाइड्रोजन के आइटम है। तो अब इस हाइड्रोकार्बन में मान लो आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया, तो बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि कितने मोल पे ऑक्सीजन लगने वाला है, ये नोट कर लो आप। ये लगते हैं हमेशा X प्लस Y/4 एटम्स मॉलिक्यूल लगते हैं ऑक्सीजन के, और ये रिएक्ट करने के बाद आपको मिलते हैं X मोल ऑफ CO2 मिलता है और फिर प्लस Y/2 मोल्स ऑफ H2O मिलता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूज फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे कई बार रिएक्शन पूछ लेते हैं। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पूछते हैं, तो वहां पर देखो CXHY नाम से कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, आपने X प्लस Y/4 मॉलिक्यूल लिए O2 के, एंड यू हैव गॉट X मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड यू ऑल्सो गेट Y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन थी। वी हैड डन विद दी ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्सीजन का। ओके बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की। तो बच्चों ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज तक का पढ़ा हुआ सबसे खतरनाक टॉपिक हो सकता है, बिकॉज इसमें काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। अच्छा, अजीबोगरीब क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको सुनने मिलेंगी, जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कॉन्सेप्ट जो है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि लोग बता नहीं पा रहे थे कि यार ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, तो चलो करते हैं इस टॉपिक को, फिर बीच में जैसे जैसे मतलब टॉपिक आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट वाइज। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एज यू नो दैट आप लोग आज तक पढ़ते आए थे कि भैया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है, मैं एक पॉइंट नोट करते रहूँगा, ये मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों ये डाई एटॉमिक होता है, दिस वी हैव नोन टिल टुडे। और इसमें जो क्या होता है ना कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ना, ये बहुत कंट्रोवर्सी होगी इसके पीछे में। इसके पीछे में ऐसा बताया गया है कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, मतलब डायटोमिक का मतलब क्या होता है कि भैया 2 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर में। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चों देखो मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है कुछ कि भैया आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में बन रहा है इसके, और 2 लोन पेयर जो है इसके पास में बाकी रिमेनिंग है। इस तरीके से बॉन्ड बन रहा होगा, या तो ऐसे बोल लो या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया डबल बॉन्ड बीच में बन चुका है और 2 लोन पेयर जो है वो बाकी है। दिस बोथ 2 आर द करेक्ट स्ट्रक्चर एज पर द डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा माना गया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि भैया जब स्टडी किया गया तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो शो कर रहा था पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज,
और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो उस मॉलिक्यूल के पास होना तो पॉसिबल ही नहीं है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है। पेयर 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 यानी क्या होता है, जोड़ियां। अब इसके पास कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। For paramagnetic properties you need unpaired electrons. For an element to behave as paramagnetic material you want that element to must have at least one unpaired electrons. लेकिन इसके पास तो नहीं मिला। और स्ट्रक्चर तो ऐसा बोला कि आप डायटोमिक है ना। जब आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल डायटोमिक बन रहा है तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बन रहा था, बट मॉलिक्यूल था पैरामैग्नेटिक, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे मतलब चीज़ें मालूम चली और ऐसा मतलब सुझाव दिया गया कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट बिटवीन द टू ऑक्सीजन आइटम्स ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड, लिविंग वन मतलब दो अलग अलग आइटम्स के ऊपर में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा, ऐसा कहा गया। तो ये जब ऐसी कंट्रोवर्सी आगे आई तो लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि भैया इनके बीच में एक ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और अब क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड मिल रहा है दोनों के पास में, है ना। अब ये समझ में आया कि भैया मतलब हाँ चलो, अगर आपको ऑक्सीजन के पास में प्रॉपर्टीज अगर पैरामैग्नेटिक मिल रही है तो इट मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड करने के लिए इन लोगों ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसका, बोला कि भैया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बीच में होता है और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक एक बचेगा हर एक एटम के पास में। लेकिन इसमें भी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि भैया अगर ऐसा होगा तो जो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ऑक्सीजन की वो कहाँ से आ रही है फिर? देन द क्वेश्चन हैज राइजन फॉर द बॉन्ड फॉर द हायर, मतलब जो बहुत ज़्यादा द वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, अब ये कहाँ से आ रही है? जब सिंगल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक करने में इतना एनर्जी क्यों लग रहा है? अगली प्रॉब्लम हो गया कि फिर सिंगल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं हो सकता यार। अब लोग को समझ में नहीं आया कि भाई क्या बोले इसके आगे। तो यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का एंट्री हुआ, बट उसका भी बाद में प्रिंसिपल फेल हुआ, बट फिर उसको मतलब पढ़ाया जाता है कि मतलब उसने कहा था नाउ द साइंटिस्ट केम पॉलिंग। Now the Pauling has given the structure of 3 electron bond. पॉलिंग भाई साहब ने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, ठीक है। अब इनके हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, आप इसको देख के समझना, शायद आपको समझ में आएगा। बच्चों एक बॉन्ड था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के बीच में, और उसने ऐसा बोला कि भैया इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड भी हैं। एक बॉन्ड जो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2 बॉन्ड होंगे ऐसे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इंडिविजुअली। और अब इसके पास बच गए फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेड मिल रहे थे, लेकिन दिस हैज फेल्ड दी ऑक्टेट रूल ऑफ दिस सिस्टम। ऑक्टेट अगर रूल ऑफ बच्चों आप याद करोगे तो लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। अब भैया 3 6 और 6 2 8 और 10 हो गए यहाँ पे। सो दिस हैज फेल्ड दिस। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन दोनों ने शेयर कर दिया आपस में यहाँ पे, तो ये भी नहीं चल पाया है। व्हाट पॉलिंग हैज सेड कि भैया आई विल गिव यू द न्यू आइडिया ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैं आपको नया आइडिया दूंगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड रहेगा, उसका आइडिया दिया उसने। और उसने क्या बोला कि भैया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो होगा वो मेरा मानना ऐसा है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा और उसमें 2 बॉन्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बनेंगे, ऐसा बोला उसने। और मतलब ये स्ट्रक्चर था, ये अकाउंट किया कि भैया हाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के बहुत एनर्जी का रिक्वायर्ड रहेगा, ये सारे लॉस को मतलब एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन दिस इज फेलिंग द ऑक्टेट रूल। कहाँ फेल हो गया ये? तो ये ऑक्टेट रूल में भाई साहब फेल हो गए। अब बात बहुत दिक्कत में आ गई, भैया क्या करें, कुछ बात नहीं जम रही थी। तो फिर बाद में बहुत ही शानदार साइंटिस्ट लोगों ने थ्योरी दिया, MOT दिया, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
So now the next theory comes, it's called as molecular orbital theory. In short, it's called as MOT. Now the MOT has successfully explained the paramagnetic effect of the oxygen molecule. ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला कि भैया लेट्स सी द कॉन्फिगरेशन. इसने बोला कि भैया सिग्मा 2s की बात करते हैं. ठीक है, सिग्मा 2s मतलब 1s का तो पता है आप लोगों को, सिग्मा 1s डैश डैश सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. सिग्मा 2s के बाद मैं आपको बातें एक्सप्लेन करता हूं मैं. तो सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन यू हैव सिग्मा 2px 2x2. अच्छा, जिनको नहीं पता ठीक है प्लीज थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले केमिकल बॉन्डिंग को रखे. अच्छा, सिग्मा 2px, इसके बाद में आता है पाई, इसके बाद में आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा. लेट्स गो फॉर, ठीक है नेक्स्ट पेज. ठीक है, अगले पेज बढ़िया से करेंगे इसको. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज. हाँ, तो बच्चों देखो, आई विल राइट के. ठीक है, क्या नहीं क्या होता है कि फर्स्ट शेल का जो मतलब के शेल जो होती है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन्स 4 चले गए आपके. मैं सेकेंड शेल से बात करता हूँ. ठीक है, सेकेंड शेल में क्या होगा, सेकेंड शेल होती है एल, आपकी एल शेल होती है. अब सेकेंड में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के अंदर में, वहाँ 2 चलेगा इलेक्ट्रॉन चलेगा. अब s में चला गया, उसके बाद उसकी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. स्टार जहाँ पे लिखा हो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो सिग्मा स्टार 2s2 में चला गया इलेक्ट्रॉन. अब इसके बाद बच्चों जाएगा इलेक्ट्रॉन, इट विल गो इनटू 2px, देन बाद में 2px में चला गया. 2px में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. इसके बाद में बच्चों पाई बॉन्ड बनेगा सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के ऑर्बिटल से, और इलेक्ट्रॉन्स फिर 2py में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2pz में जाएगा. अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ देखो, O2 का मॉलिक्यूल था. ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के. एक एटम में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए. आपको 16 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करने हैं. अब देखो 4 तो यहाँ चले गए, अब 4 और 2 2 4, ठीक है 10 यहाँ पे हो गए. अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो चुके हैं. अब बच्चों नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों आपके पास में नेक्स्ट आती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर अब आपको दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम मानी आती है 2py और 2pz की. अब अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों वो दोनों में सेम तरीके से एंटर करेगा, हुन्स रूल को फॉलो करते हुए 2py के अंदर एक जाएगा और साथ में, और 2p स्टार z के अंदर में एक जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड मिले. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए. पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 4 वहाँ चले गए, देन उसके बाद में 14 यहाँ तक भर चुके थे. लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं वो हुन्स रूल को फॉलो करते हुए, जब बच्चों आपके पास में ये 2pz थी, 2py और 2pz के 2 ऑर्बिटल्स थी, हुन्स रूल फॉलो करना पड़ता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे हैं तो पहले इसके पास में एक आएगा, फिर इसके पास में एक जाएगा, देन बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री यहाँ पे होगी, और बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री होता है. तो अगर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो उसमें पहले हाफली फील्ड होगा और बाद में पेयरिंग शुरू होगी. तो वो यहाँ हम फॉलो करेंगे प्रिंसिपल, एंड वी विल देन वी हैव देन ऑब्टेन्ड दी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए यहाँ पे, और उसके बाद में प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सके, जिस कारण से ये समस्या जो है वो सुलझ गई कि भैया हाँ, तो इस तरीके से भाई पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करे. आई होप शायद समझ में आ गया होगा, अदरवाइज प्लीज कमेंट करो. ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ थी, इतनी प्रॉपर्टीज, मतलब इतना पॉइंट्स आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर में. नेक्स्ट बच्चों लास्ट टॉपिक है ऑक्सीजन की, मतलब सिंगल स्टडी का. इसके बाद में कंपाउंड्स आएंगे ऑक्सीजन के. बच्चों लास्ट में पढ़ना पड़ता है यूजेस, कि भैया ऑक्सीजन इतना पढ़ लिया, भैया इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करें, कुछ खर्चा पानी मिलेगा इससे. तो बच्चों ऑक्सीजन का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट कि ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब खैर वो तो जो कॉमन यूज़ है कि आप लोग इससे रेस्पिरेशन के लिए इसको हर एनिमल यूज़ करते हैं, वो तो हम सबको पता ही है. इसके अलावा जो मतलब कुछ यूज़ होंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रेस्पिरेशन के अलावा और कहाँ पे यूज़ होता है. ओके, सो देयर आर सम 4-5 यूजेस आई विल एक्सप्लेन टू यू. पहला यूज़,
ठीक है भैया, जब आप ऑक्सीजन को बच्चों जब मिक्स करते हो ना हीलियम के अंदर में, ठीक है, हीलियम के अंदर में और समटाइम्स CO2 के अंदर जब मिक्स करते हो, तो बच्चों इसको यूज किया जाता है फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. दिस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. So helium dissolved in helium बोल रहा हूँ, oxygen dissolved in helium और CO2 is used for artificial respiration. ठीक है, मतलब क्या होता है कि हीलियम का जो है क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत कम होता है, तो इसीलिए उसके अंदर मिक्स करके हम कई बार ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ कर सकें. दूसरा यूज़, सेकेंड यूज़ जो होता है बच्चों ऑक्सीजन का, जब बच्चों ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो लिक्विड ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूल फॉर रॉकेट्स. जो फ्यूल फॉर रॉकेट्स में आपको लिक्विड ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है, तो इसलिए, और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये रॉकेट के फ्यूल का, लिक्विड ऑक्सीजन. दूसरा यूज हो गया इसका. तीसरा यूज जो बच्चों ये होता है कि फॉर द एक्सप्लोजन पर्पस. मान लो आपको कहीं पे जानबूझ के एक्सप्लोजन करना है. अब भाई सवाल ऐसा मतलब मत पूछना कि कहाँ पे करोगे, तो मैं एग्जांपल पहले ही बोलता हूँ कि बच्चों जब आप कोई माइनिंग वाला काम करते हो ना, जैसे मान लो कि कोयले की खदान हो गई है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जानबूझ के सामने एक पाथवे तैयार करने के लिए, मान लो आपको कोयले की खदान में एक रास्ता तैयार करना है, तो बच्चों वहाँ पे आप एक्सप्लोजन के पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे सामने वो उसको जो सामान आगे फंसा होता है उसको बच्चों ब्लास्ट करने को हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म. तो वहाँ भी लिक्विड ऑक्सीजन को, वहाँ प्रिंसिपल ऐसा होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लस कार्बन जब कंबाइंड करते हैं, सो दे एक्ट एज ए एक्सप्लोजिव, तो वो एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है. अच्छा, और इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो दिस इज यूज फॉर कोल माइनिंग पर्पस. खैर, तीसरा यूज़ का हो गया यूज़. ना बच्चों फोर्थ यूज़ जो होता है, फोर्थ यूज़ इसकी भैया ऑक्सीजन जो है वो फ्लेम में काम में आता है. ठीक है, तो फ्लेम में काम में आएगा. फ्लेम जो है बच्चों वो दो टाइप की मेजरली मार्केट में मिलती है. एक मिलती है वन इज कॉल्ड एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, एंड वन जो वेल्डिंग वाले यूज करते हैं एक और फ्लेम, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बच्चों, ये दो फ्लेम आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है, दैट इज यूज्ड. अच्छा, अब इन दोनों का जो पर्पस जो है, जो एरिया ऑफ वर्क जो है वो होता है फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस. बच्चों जो हार्ड मेटल्स जो होते हैं उनकी कटिंग के लिए या फिर मेटल्स को वेल्ड करने के लिए, आपस में चिपकाने के लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए हम लोग इन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो चार यूज हो गए. फिफ्थ यूज जो होता है कि इन रिएक्शंस में, इन डिफरेंट रिएक्शंस, जहाँ आपको शायद आइडिया होगा इस चीज़ का, वी यूज ऑक्सीजन एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको हम यूज़ करते हैं. ये भी इसका काफ़ी अच्छा खासा यूज़ है. देन सिक्स्थ वाला यूज़ जो होगा, तो बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं उसमें हम इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी कंपाउंड. मैंने शॉर्ट में MFG लिखा हुआ है. MFG का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी एलिमेंट्स. एग्जाम्पल के लिए आप लोग नोट कर लो कि भैया फिनॉल जो है, फिनॉल की जब होती है मैन्युफैक्चरिंग तब उसमें यूज़ कर सकते हैं. देन इथिलीन ऑक्साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं. बहुत लंबे लिस्ट है बच्चों कंपाउंड की, थोड़े कंपाउंड यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ मैं. इथिलीन ऑक्साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं भैया. देन H2SO4 के लिए भी O2 का यूज़ होता है. देन नाइट्रिक एसिड के लिए अभी देखा था अपने HNO3 के लिए भी होता है. देन Cl2 के लिए भी होता है, एटसेट्रा. इतना लिख के मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, तो इतने कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हो एज रॉ मटेरियल फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस. ओके, नाउ सेवंथ एंड द लास्ट यूज जो मुझे भी याद आ रहा है वो होता है कि भैया जो बायो के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है O18, इसको बच्चों यूज कर सकते हैं इन द ट्रेसर मैकेनिज्म. जब आप मतलब कुछ ट्रेसर के लिए डालते हो मटेरियल बॉडी के अंदर में, तो ऑक्सीजन 18 इज यूज इन द ट्रेसर मैकेनिज्म. और ट्रेसर मैकेनिज्म में ट्रेसर की तरह यूज कर सकते हैं इसको, एज अ ट्रेसर. तो इतना यूज होता है ऑक्सीजन का. ओके,
तो ये इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर और मैंने यूजेस तो करवा दिए. लेट अस डू द नेक्स्ट टॉपिक.